हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, कोई भी पीसीएस एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहां पर देखा जाए करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वो सारे करंट अफेयर आपके इस क्लास से कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ में बैंक, एसएससी, रेलवे, अन्य वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, यूपी पुलिस, ठीक है, और साथ साथ में सिपाही, होमगार्ड, दरोगा, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं सारे करंट अफेयर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और ये करंट अफेयर की क्लास प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलती है। इसको देखा जाए हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज में से क्लास पीडीएफ, पर डे टेस्ट, मंथली टेस्ट, कंपाइल पीडीएफ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आपको उस पैकेज का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखते हैं 15 अप्रैल 2026 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर देखते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2026 के बारे में। मार्च 2026 के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, किसको चुना गया आइए देखते हैं। 14 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने मार्च 2026 के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में न्यूजीलैंड की मेली केयर को चुना है। किसको चुना है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है मेली केयर, इनको देखा जाए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया मार्च महीने के लिए। पहले क्या होता था कि आईसीसी के द्वारा पूरे साल के, ठीक है, पूरे साल का जो बेस्ट खिलाड़ी होता था उसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्रिकेट का फॉर्मेट बदला। पहले क्या होता था कि टेस्ट और वनडे ही होते थे, फिर टी20 आया, टी20 के बाद फिर आईपीएल आया, और आईपीएल के बाद देखा जाए तो अब अन्य जो देश है वहां पर भी देखा जाए प्रीमियर लीग आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जो प्रतियोगिता है क्रिकेट प्रतियोगिता, इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि अब आए दिन हर महीने कहीं ना कहीं देखा जाए कोई ना कोई विशिष्ट खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के चलते अपना नाम दर्ज कराता है, और उसी चीज को देखा जाए सम्मानित करने के लिए आईसीसी के द्वारा अब हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है। उसी कड़ी में मार्च 2026 के लिए देखा जाए तो मेली केयर है, न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी है, इनको देखा जाए मार्च महीने के लिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहां पर चर्चा करें, मेली केयर ने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 ओडीआई में 16 विकेट लिए हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए इनका सर्वश्रेष्ठ कितना रहा, यहां पर देखा जाए 7 विकेट लेकर 34 रन दिए थे, ठीक है, 7 विकेट लिए 34 रन दिए, साथ ही साथ 140 रन इन्होंने बनाए थे। चलिए देखते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? संजू सैमसन को चुना गया है। क्या नाम है? संजू सैमसन को चुना गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, और इसी चीज को देखा जाए सम्मानित करने के लिए इनको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में बालकितन, ठीक है, बालकितन संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब ये जो बालकितन संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसके बारे में ये देखते हैं, चर्चा करते हैं। 20 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच में अमेरिका और फिलीपींस के मध्य वार्षिक बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? 20 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच में। आपको याद क्या रखना है कि ये जो बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? मुख्यतः किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में आयोजित किया जाता है। याद रखना है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में मुख्य रूप से इसका आयोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साझेदार अनेक हो सकते हैं, अन्य साझेदार यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं इस बार पहली बार, तो उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मुख्यतः याद रखना है कि यहाँ पर देखा जाए जो बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है यह मुख्य रूप से मेनली अमेरिका और फिलीपींस के बीच में आयोजित किया जाता है। देखा जाए तो इस अभ्यास में देखा जाए 17,000 से अधिक सैनिक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता भी है। ठीक है, आगे चर्चा करें। अभ्यास के दौरान दक्षिण चीन सागर के पास जहाज को डुबोने यानी कि सिंकिंग ड्रिल का विशेष युद्ध अभ्यास भी किया जाएगा इस दौरान। ठीक है, यहां पर देखा जाए दक्षिण चीन सागर के पास में जहाज को डुबोने के लिए कौन सा अभ्यास? सिंकिंग ड्रिल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और खास बात यह है कि इस बार पहली बार जापान, फ्रांस, कनाडा जैसे जो मित्र देश हैं वो भी यहां पर उनकी सेनाएं भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और इंडो पैसिफिक रणनीति को और अधिक मजबूत बनाना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो चीजें चल रही हैं उसमें कयास लगाया जा रहा है कि जो चीन है वो ताइवान को कब्जा सकता है। जो बहुत से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही बात कह रहे हैं।
और उसी कड़ी में देखा जाए तो इस प्रकार के अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं दक्षिणी चीन सागर के लिए। चलिए आगे देखते हैं, समुद्र साहस ब्लू वाटर सेलिंग अभियान की शुरुआत। अब यहां पर याद रखना है आपको, ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस के नाम से स्टार्ट किया गया है। चर्चा करते हैं, 14 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई के मारवे से पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस शुरू किया है। यहां पर देखा जाए यह अभियान कोंकण तट के किनारे लगभग 520 समुद्री मील की दूरी तय करेगा, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। चर्चा करें, इसमें सीबर्ड श्रेणी के 21 फुट लंबा सेलिंग बोट का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मौसम परिस्थितियों में नेविगेशन क्षमता का परीक्षण करना है। यह अभियान भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कैप्टन क्षितिज नायर और सूबेदार प्रकाश फंडे कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए विशेषता क्या है। विशेषता मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्टिलरी रेजिमेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1716 में, और गार्ड ऑफ वार इसको कहा जाता है, जो दूर से सटीक हमला करने में सक्षम है। चलिए आगे देखते हैं, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी जो है ये बढ़कर कितनी हो गई है, 82 करोड़ रुपए इसकी प्राइज मनी हो गई है। तो आईसीसी विमेंस टी20 जो वर्ल्ड कप है इसकी प्राइज मनी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कितना हो गया है, 82 करोड़ रुपए हो गया है। पहले कितना था आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 13 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की कुल प्राइज मनी को 10% बढ़ाकर 82 करोड़ कर दी है। पहले कितना था, ये पहले था, यहां पर देखा जाए पहले कितना था, तो यहां पर 10% बढ़ा दिया है। लगभग कितना बढ़ा है, तो $7.95 मिलियन हो गया है। यहां पर चर्चा करें, जो यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो टी20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन जो हो रहा है कहां पर किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, जो विजेता टीम होगी उसको 21.8 करोड़ रुपए मिलेगा, और जो उप विजेता होगी उसके 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां पर देखा जाए इस बार टूर्नामेंट का विस्तार करते हुए टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। टीमों की संख्या बढ़ाकर 10 से कितनी कर दी गई है, 10 से 12 टीमें कर दी गई है। और खास बात यह है कि जो प्रतियोगिता है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। यहां पर चर्चा करें, जिसमें अब नॉकआउट मैच, यानी कि जो नॉकआउट मैच है उनको मिलाकर देखा जाए टोटल 46 मैच होंगे। ग्रुप स्टेज पर 30 मैच होंगे, और जो नॉकआउट मैच है उनकी संख्या 16 होगी, जिसको मिलाकर देखा जाए टोटल मैच की संख्या कितनी होने वाली है, 46 मैच होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विजडन क्रिकेटर्स। यहां पर देखा जाए अल्मनैक 2026, 4 भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें जगह बनाई है। अब आज के जो करंट अफेयर है उसमें देखा जाए क्रिकेट छाया हुआ है। क्रिकेट से रिलेटेड लगभग 4 पॉइंट्स हम लोगों ने चर्चा कर लिए। देखते हैं, 14 अप्रैल 2026 को प्रकाशित विजडन क्रिकेटर्स, यहां पर देखा जाए अल्मनैक में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को लीडिंग मेंस क्रिकेटर चुना गया है, और भारत की दीप्ति शर्मा को लीडिंग विमेंस क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, याद रखना है आपको कि विजडन के द्वारा, जो विजडन है, विजडन पत्रिका, इसके द्वारा देखा जाए तो लीडिंग मेंस क्रिकेटर किसको चुना गया है, मिशेल स्टार्क को चुना गया है। ठीक है, मिशेल स्टार्क को, और लीडिंग विमेंस क्रिकेटर किसको चुना गया है, तो दीप्ति शर्मा को चुना गया है, जो भारत की है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रतिष्ठित 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में भारत के 4 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया। किसको किसको, सुमन गिल को, रविंद्र जडेजा को, ऋषभ पंत को और मोहम्मद सिराज को। ठीक है, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, सुमन गिल, रविंद्र जडेजा। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो 5वें खिलाड़ी वो कौन है, वो इंग्लैंड के हासिफ हामिद है। कौन, हासिफ हामिद। यहां पर चर्चा करें, इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। शुभमन गिल को देखा जाए तो एजबेस्टन टेस्ट में शानदार 430 रन बनाने के लिए विजडन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, विजडन ट्रॉफी किसको दी गई है, शुभमन गिल को दिया गया है। क्यों, जो एजबेस्टन टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने 430 रन बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कुछ विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य जान लेते हैं। जो विजडन अल्मनैक है इसकी स्थापना 1864 में जॉन विजडन के द्वारा की गई थी, और इसको देखा जाए जो ये पत्रिका है इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फिरोजशाह गोदरेज होंगे गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन। ठीक है, याद रखना है, आपके नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि गोदरेज ग्रुप के, ठीक है, गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन कौन, यहां पर याद रखिएगा फिरोजशाह गोदरेज। ठीक है, डायरेक्टली ये सवाल आपका परीक्षा में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक, यहां पर देखा जाए वर्तमान चेयरमैन नादिर गोदरेज अगस्त 2026 में रिटायर होंगे। उसके बाद में देखा जाए जो फिरोजशाह गोदरेज होंगे वो गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, गुजरात पुलिस ने
नॉरिट एआई टूल किट लॉन्च किया है। नारकोटिक्स जांच में एआई का उपयोग इससे बढ़ेगा। यहां पर चर्चा करते हैं। 10 अप्रैल 2026 को गुजरात पुलिस ने नॉरिट एआई, नारकोटिक्स, इसका नॉरिट एआई का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, इसका पूर्ण रूप है नॉरिट का। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे गुजरात ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बेसिकली देखा जाए तो ये टूल रिट्रीवल, यहां पर देखें, ऑगमेंटेड जनरेशन यानी कि रैग तकनीकी पर आधारित है, जो एफआईआर का विश्लेषण करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी सुझाव देने में सक्षम है। यहां पर चर्चा करें। इसका मुख्य उद्देश्य जांच में होने वाली प्रक्रियात्मक व कानूनी कमियों को कम करना, कोर्ट जजमेंट का अनुपालन सुनिश्चित कर जांच को प्रभावी बनाना है। यहां पर चर्चा करें। यह उन्नत एआई टूल को मुंबई स्थित एक एआई स्टार्टअप के उपयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नॉरिट एआई टूल किट है, ये बेसिकली देखा जाए तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात पुलिस यानी कि गुजरात राज्य सरकार की गुजरात पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मुंबई की एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं मुंद्रा पोर्ट के बारे में। मुंद्रा पोर्ट बना भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। यहां पर चर्चा करें। अडानी पोर्ट्स के द्वारा संचालित गुजरात का मुंद्रा पोर्ट एक ही पोत में 6008 कारों का निर्यात कर नया रिकॉर्ड बनाते हुए देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। यहां पर चर्चा करें। यह उपलब्धि पोर्ट के एडवांस रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रोरो टर्मिनल के माध्यम से हासिल की गई, जो वाहनों की तेज और किफायती लोडिंग सुनिश्चित करता है। चर्चा करें। यह मील का पत्थर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों में भारत की बढ़ती ऑटोमोबाइल निर्यात क्षमता को दर्शाता है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें तो भविष्य के लॉजिस्टिक लक्ष्यों को देखते हुए अडानी पोर्ट्स ने 2030 तक 1 बिलियन टन कार्गो क्षमता हासिल करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यानी कि जो अडानी पोर्ट्स हैं, इसके द्वारा देखा जाए तो 2030 तक इसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 बिलियन टन कार्गो क्षमता हासिल करना है। ठीक है, ये लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? भारत फार्मा 2026, यहां पर देखा जाए 9वां संस्करण नई दिल्ली में यहां पर संपन्न हो गया है। ठीक, तो भारत फार्मा का 9वां संस्करण कहां पर हुआ? इसका जो कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। चर्चा करते हैं। 13-14 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत फार्मा 2026 के 9वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जगत प्रकाश नड्डा और अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया था। यह प्रतिष्ठित आयोजन औषधि विभाग और फिक्की तथा इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस वर्ष जो सम्मेलन था, इसका थीम क्या था? डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेस इनोवेशन, ये इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए भारत फार्मा 2026 आयोजित किया गया था, जिसने वैश्विक फार्मा नेताओं को एक मंच पर एकत्रित किया। यहां पर चर्चा करें। इसका मुख्य उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और भारत को वैश्विक फार्मा नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली ईवी नीति 2026 से 30 का मसौदा जारी कर दिया गया है। अब यहां पर देखा जाए, आए दिन देखा जाता है तो दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है, खासकर दिवाली के बाद में, ठीक है, दिवाली के बाद में प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक सॉल्यूशन के तौर पर आप इसको जान सकते हैं। यहां पर देखा जाए, दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अपनी नई ईवी नीति 2026-30 का मसौदा जारी किया है। यहां पर चर्चा करें। इस नीति के तहत 31 मार्च 2030 तक 30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी जो 30 लाख से महंगी कारें होंगी, केवल उनको देखा जाए जो इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, 30 लाख से ऊपर की जो इलेक्ट्रिक कार है उसको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। बाकी 30 लाख तक की जो कारें हैं उनको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। संक्रमणकालीन रणनीति के तहत हाइब्रिड वाहनों के लिए भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 50% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। शहरी प्रदूषण को तेजी से कम करने के लिए 1 जनवरी 2027 से राज्य में केवल इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों का पंजीकरण ही अनिवार्य करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि जो शहरी प्रदूषण है उसको तेजी से कम करने के लिए जो ये मसौदा जारी, ईवी मसौदा जारी किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 के बाद जो 3 पहिया वाहन होते हैं, ठीक है, वो केवल इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि जो ई रिक्शा है या फिर जो ई टेम्पो है उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी जो डीजल, पेट्रोल
या सीएनजी से चलने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसा दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है। चलिए आगे देखते हैं। बीएचयू ने AIU राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। चर्चा करते हैं। 9 से 11 अप्रैल 2026 के मध्य इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आयोजित प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ये जो मूट कोर्ट होता है, बेसिकली देखा जाए तो जो लोग LLB वगैरह कर रहे हैं उनको पता है कि ये जो मूट कोर्ट होता है, जब फाइनल ईयर होता है ना, फाइनल ईयर, तो कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक देखा जाए तो एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है, किसी को अपराधी बनाया जाता है, फिर वहां पर वकील होते हैं, जज होते हैं, मतलब वो छात्र आपस में होते हैं और छात्रों के द्वारा ही देखा जाए इसका आयोजन किया जाता है। और एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को वहाँ पर बनाया जाता है, टीचर बैठाए जाते हैं, टीचर जज होते हैं, फिर स्टूडेंट्स आपस में ही देखा जाए तो दोषारोपण करते हैं, फिर वहाँ पर देखा जाए वादी प्रतिवादी सारी चीज़ें होती है, वकालतनामा पूरा वहाँ पर चलता है मूट कोर्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखा जाए उसी पर आधारित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। कहाँ पर? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा। देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रमुख कानूनी प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न संस्थानों की लगभग 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीएचयू ने जीत दर्ज की, जबकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें उपविजेता रहा था। यानी कि दूसरा स्थान किसको मिला? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। यहाँ पर चर्चा करें, विजेता टीम को उत्कृष्ट कानूनी शोध और प्रस्तुति के लिए 25,000 रुपए की नगद राशि, मेडल तथा ट्रॉफी भी प्रदान कर यहाँ पर उससे ट्रॉफी भी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपनी अंतिम खबर सावन बरवाल के बारे में। सावन बरवाल ने रॉटरडम मैराथन 2026 में तोड़ा 47 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड। चर्चा करें, भारतीय लंबी दूरी के धावक सावन बरवाल ने अपने पहले ही मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉटरडम मैराथन 2026, जिसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था, यहां पर देखें तो 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकेंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। चर्चा करें, उन्होंने महान धावक शिवनाथ सिंह का, ठीक है, शिवनाथ सिंह ने 1978 में 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 47 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चर्चा करें, इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता में सावन ने ओवरऑल 20वां स्थान हासिल किया। गौरतलब है कि इस वर्ष जो रॉटरडैम मैराथन हुआ था, इसका खिताब किसने जीता था? तो इथियोपिया के धावक है, इनका नाम क्या है? गुए अडोला। ठीक है, गुए अडोला इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा, जो रॉटरडैम मैराथन है किसने जीता है? गुए अडोला ने जीता है। इसमें भारत की ओर से प्रतिभाग किसने किया था? तो भारत की ओर से प्रतिभाग किया था सावन बरवाल ने, और इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में इन्होंने इस मैराथन को पार कर लिया। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहां पर शिवनाथ सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिवनाथ सिंह ने 1978 में देखा जाए ये रिकॉर्ड बनाया था 2 घंटे 12 मिनट में पूरा करने का। ठीक, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते चलते कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि मार्च 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है या कौन बनी है? एलिस पेरी, यहां पर देखा जाए एमेलिया केर, या फिर स्मृति मंधाना, या हेदर नाइट। अगला प्रश्न है, जो बालिका तन संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत अमेरिका, अमेरिका फिलीपींस, चीन रूस, या जापान ऑस्ट्रेलिया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया समुद्र साहस अभियान किससे संबंधित है? वायु युद्ध अभ्यास से, साइबर सुरक्षा परीक्षण से, ब्लू वाटर सेलिंग अभियान से, या मिसाइल परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक 2026 में लीडिंग मेंस क्रिकेटर किसे चुना गया है? ठीक है, जो रूट, विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, या फिर बाबर आजम। अंतिम सवाल है, गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया नेरिट AI टूल किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, या नारकोटिक्स जांच। ठीक, तो ये है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर दिया करें। एक बार आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख देते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सवाल वही पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर से उठाए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ ये क्लास होती है समाप्त। इसका टेस्ट आप हमारे ऐप पर जाकर दे सकते हैं, जो हमारा डेली करंट अफेयर होता है उसमें आपको डेली टेस्ट भी मिलता है। डेली टेस्ट ऐप पर आप दे सकते हैं, साथ ही साथ में क्लास PDF, PPT इत्यादि
पीपीटी और पीडीएफ जो होता है वो व्हाट्सएप पे सॉरी ऐप पर शेयर कर दिया जाता है, और जो प्रिंटेबल पीडीएफ होती है, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ जिसका प्रिंट निकलवा सके वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।